नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी। और आज मैं आपके सामने बीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस लेकर के उपस्थित हुई हूँ, ताकि उस पर हम एक स्ट्रेटजी बना सकें, एक आउटलाइन बना सकें और आपको सिलेबस का भी नॉलेज हो सके कि हमें किस बाउंड्री के अंदर रह करके तैयारी करनी है। तो देखिए, बीए थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें कि हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 AD टू 1950 AD। तो यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। तो इसको हम 8 यूनिट में लेकर के आए। आपके पास 8 यूनिट देखने को मिलेगी, तो इस पर हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, अब आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आपने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया है। थर्ड सेमेस्टर में आपके सामने भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास का हमें पढ़ाई करनी है, आधुनिक भारत का इतिहास का हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप इतने मेच्योर हो चुके हैं कि आपको हिस्ट्री की नॉलेज है, क्योंकि आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्वालिफाई करके ही थर्ड सेमेस्टर पर आपने प्रवेश लिया है, आपने एडमिशन ले लिया है। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ज्ञानवीरों, क्या हुआ जब 1453 ईस्वी में 1453 में तुर्कों का बिजेंटाइन साम्राज्य जब समाप्त हुआ और कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार कर लिया, तब भारत के सामने क्या समस्या हुई। भारत के जो पारंपरिक मार्ग थे, उत्तर की तरफ और पश्चिम की तरफ से जो भी मार्ग थे, वो ज्ञानवीरों अब समाप्त हो गए, नष्ट हो गए, जो पारंपरिक व्यापारिक मार्ग थे। तो ऐसे में अब नवीन मार्गों की खोजी, जब वहाँ पर तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तब यूरोप में भी बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। एक तो यूरोप में पुनर्जागरण का युग आरंभ होता है। पुनर्जागरण के युग के आरंभ होने के साथ ही नए खोजें होती हैं, जिसमें कि समुद्री यात्रा की खोज भी आप देखते हैं। आपको इतना मालूम होगा, समुद्री यात्रा की खोज होती है इसी, क्योंकि ये जो समुद्री मार्ग की जो खोज की जा रही है, उसके जरिए कहीं ना कहीं हमें व्यापार आगे बढ़ाना था। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ 1498 में, इसी के तहत ज्ञानवीरों 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। वास्को डिगामा भारत में केरल के तट पर, कालीकट के तट पर आकर के वो उतरा और वहाँ के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। देखिए, जमोरिन एक उपाधि है, कोई राजा का नाम नहीं है। जमोरिन ने उसका स्वागत किया और इस तरह से वास्को डिगामा जब 3 महीने बाद वापस गया, तो वो 3 समुद्री जहाज जो भी थे वो लदे हुए सामानों से वापस गया। तो कहीं ना कहीं देखिए यहीं से व्यापार के बीज अब पड़ चुके थे। तो यहीं से देखिए पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए, उसके बाद ज्ञानवीरों आपके आए। यहाँ पर देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन में आपका ये आ जाएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद आपके डच आए, फिर अंग्रेज आए, डेन आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। ठीक है, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए 1664 ईस्वी में, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो स्थिति थी यूरोपीय के कारण, यूरोप में उनकी स्थिति कमज़ोर थी, जिसकी वजह से फ्रांसीसी कंपनी का गठन बहुत बाद में जाकर के हुआ 1664 ईस्वी में। और जो राजा थे वो थे चार्ल्स 14वें और उसके साथ ही साथ कोलबर्ट। ठीक है, उन्होंने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की थी। उससे पहले देखिए आप ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ से चार्टर पत्र प्राप्त करके वे भारत आए और इस तरह से पूरे यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार करने के लिए यहाँ पर आगमन किया। अब ज्ञानवीरों, इसी के तहत हमें आगे ये देखना है कि किस तरीके से जो है ये कंपनियाँ भारत में व्यापार के साथ साथ शासन प्रशासन को भी अपने हाथ में लेने का प्रयास करेंगी। तो देखिए यहाँ यहीं से स्टार्ट होती है पूरी कहानी। अब देखिए आगे, कर्नाटक में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा। देखिए, एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा मैंने भी बताया कि किस तरह से शासन प्रशासन या सत्ता को हासिल करने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल देखिए, सर जॉन मैरियट ने बिल्कुल सही कहा है, सर जॉन मैरियट ने बिल्कुल सही कहा है कि जो चाबी डुप्ले ने मद्रास में खोजने का प्रयास किया, वही चाबी लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में खोजी और उसे प्राप्त भी कर लिया। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान रखना है। यहाँ से ये चीज़ें हो गई। और आगे देखिए, आपको यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और प्लासी बक्सर का युद्ध। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय, प्लासी बक्सर का युद्ध, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लासी के युद्ध से जहाँ अंग्रेजों ने शासन सत्ता हासिल की, प्रयास प्रारंभ किया, उसने हमें बक्सर के युद्ध में हमें देखने को मिलता है 1764 में। ज्ञानवीरों, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज पूरी तरह से प्रभु सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, ये आपका
पहला यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, हमें नेक्स्ट का यूनिट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादेशिक विस्तार 1770 से 1856 तक। देखिए ये मराठा है, गलती से टाइप हुआ है, मराठा और अवध के परिप्रेक्ष्य में। तो देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, क्यों थे, क्यों कारण, डेट, सारी चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। कौन से गवर्नर जनरल थे, क्या चीज़ें थी, पूरी बात यहाँ पर करेंगे। और अवध, ठीक है, सादत खान के साथ ही अवध का जो सूबेदार बना, उसके बाद सफदर जंग, पूरी स्टोरी यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल हमें आउटलाइन देखनी है, बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करनी है। आप अब आ जाइए नेक्स्ट पे, राइज ऑफ पंजाब अंडर रणजीत सिंह, ठीक है, रणजीत सिंह, और उसके बाद से अंग्रेजों के संबंध क्या रहे, लाहौर की संधि, ये यहाँ पर हम यहाँ पर आंग्ल और पंजाब के संबंध देखेंगे। इसके बाद इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इस पर बात करेंगे। आ जाइए ज्ञानवीरों, नेक्स्ट देखिए। अब 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का उदय, हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो देखिए हैदराबाद में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने किस तरीके से ब्रिटिश शासन से संघर्ष किया, वो सारी यहाँ पर हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत देखेंगे। तो देखिए ज्ञानवीरों, यहाँ पर इतनी सारी चीजें 1799 तक देखेंगे, 1799 तक पूरी कहानी यहाँ पर देखेंगे। और इसके बाद से जब इसका पतन होता है तो सहायक संधि की जाती है और कृष्णराज को एक शासक के रूप में, नाम मात्र के उसके रूप में बैठा दिया जाता है। तो ये अंग्रेजों ने जगह जगह पर किया है। आ जाइए, देखिए विभिन्न भावों का उदय होगा। जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो कई बार क्रोध आएगा, कई बार दया, करुणा, ऐसे ऐसे भाव, जब हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं ज्ञानवीरों, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। और वाकई अगर आप लगन के साथ पढ़ेंगे ना तो ये इतना अच्छा पोर्शन है। मैं तो इसको मतलब एंशिएंट इंडिया के कुछ पार्ट्स वहाँ पे बहुत मजा आता है पढ़ने पे। उसके बाद ज्ञानवीरों अपने भारत को, हम भारत के लोग कैसे ब्रिटिश की गुलामी में आते गए और कितना संघर्ष हमने किया आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर देखती हैं। और अगर वाकई आप पढ़ेंगे, देखिए मुझे तो बोलने में ही गूज बम्स आ रहे हैं, अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे ना तो वाकई मजा आएगा। चलिए देखते हैं अब औपनिवेशिक काल के दौरान भू राजस्व व्यवस्था क्या रही। ज्ञानवीरों देखिए, किसी भी शासन सत्ता को चलाने के लिए वहाँ की अर्थव्यवस्था है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ के लिए हमें इनकम, क्योंकि देखिए जो इस समय ब्रिटिश थी वो हमारे आपके लिए काम नहीं कर रही थी। उनका एकमात्र ध्येय था अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लाभ कमाना, एकमात्र उद्देश्य। आपको ये हमेशा याद रखना है। तो उसके तहत देखिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त के कौन से एरिया थे, मैप के साथ बताऊंगी। रैयतवाड़ी के तहत कौन से एरिया थे, सारी चीजें किसने प्रारंभ किया, मैप के साथ। और महालवाड़ी व्यवस्था भी किसने किसने प्रारंभ किया, कितना परसेंट था। जैसे कि देखिए स्थायी बंदोबस्त अगर आपका देखिया जाए तो 19% पर था, रैयतवाड़ी करीब 51% भूमि पर था ब्रिटिश भारत के। तो इस तरीके से पूरी चीज़ें आपको वहाँ पर मैं विस्तार से बताऊंगी। इसके क्या प्रभाव पड़े ज्ञानवीरों, इसके क्या प्रभाव पड़े वो भी हमें देखना है। इसके साथ ही साथ देखिए हमें फैक्ट्स पर भी बात करते चलना है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करते हुए चलूंगी। देखिए भारतीय पुनर्जागरण, सुधार एवं पुनरुद्धार। तो देखिए ब्रिटेन में और यूरोपीय देशों में जो पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा, क्योंकि यहाँ के युवा जिन्होंने शिक्षा जाकर यूरोपीय देशों से प्राप्त की, तो यहाँ पर उसका प्रभाव पड़ा। हम राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, बहुत सारे आंदोलन यहाँ पर देखेंगे पुनर्जागरण सुधार के तहत, और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इस पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। देखिए लगातार जब कंपनी के द्वारा मनमाना व्यवहार किया जाने लगा तब, और फिर हम देखते हैं कि कई सारे विद्रोह हुए, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ, आदिवासी आंदोलन हुआ। तो उसके बाद ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि अब कंपनी से अधिकारों को लिया जाना चाहिए, और अब ये अधिकार क्राउन के पास गए। फिर लिटन और रिपन के क्या प्रशासनिक सुधार रहे, हम उस पर भी बात करेंगे, और लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधारों पर भी हम बात करेंगे, और बंगाल का विभाजन। तो ज्ञानवीरों ये कहानी हो जाती है 1905 तक, ठीक है, 1905 तक की यहाँ पर कहानी हो जाती है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा अपने चैप्टर में ही करेंगे। नेक्स्ट देखिए कृषि का व्यवसायीकरण और भारत पर उसका प्रभाव। व्यवसायीकरण से आशय क्या है ज्ञानवीरों, देखिए व्यवसायीकरण से आशय मेनली अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो नकदी फसलों को बढ़ावा देना, ठीक है, नकदी फसलों को बढ़ावा देना। अब नकदी फसल कौन से होते हैं, जैसे कि हो गया नील, अफीम,
चाय, इन सब की फसलों को जो खाद्यान्न थी उनके बजाय इन सब की फसलों को बढ़ावा देना, अग्रिम राशि दी जाती थी। किसानों को बहुत ही बुरी तरीके से मतलब परेशान किया जाता था, उनका इतना शोषण किया गया है। अगर वाक़ई आपको पढ़ना है इनके बारे में तो आपको गबन जैसे उपन्यास, गोदान जैसे उपन्यास, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको शोषण के बारे में मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये नकदी फसलों का हो गया और अब आ जाइए रेलवे का विकास और उसका प्रभाव। और अगर आप देखिए नकदी फसलों का जब उत्पादन होगा तब उसको बेचा भी जाएगा, कच्चे माल प्राप्त करने हैं तो रेलवे का विकास। क्या आवश्यकता पड़ी रेलवे के विकास की? हमारे आपके बैठने के लिए, हमारे आपकी सुविधाओं के लिए रेलवे का विकास नहीं किया गया था। दूर दराज के क्षेत्रों से जाकर के कच्चे माल को, दूर दराज के क्षेत्रों से जाकर के कच्चे माल को वहाँ से ला करके और बेचना ये रेलवे का काम था। लेकिन उसका भारत पे कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था, क्योंकि जो हमारा आंदोलन था, जो आंदोलन चल रहे थे उसमें एकीकरण का भाव रेलवे ले आई, जाति प्रथा, बहुत सारी चीज़ें कमज़ोर पड़ी थी रेलवे के विकास के। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं अपना 7वां यूनिट, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास, मार्ले मिंटो सुधा। चलिए इस पे देखते हैं शिक्षा का विकास। तो हम वुड डिस्पैच से बात करेंगे, वुड डिस्पैच से लेकर के और वर्धा योजना तक जितने भी भारत में शिक्षा का सुधार हुआ, जो भी चीज़ें आई, वो सारी बात हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट देखिए मॉर्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935। तो देखिए यहाँ पर जो भी सुधार भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो भी प्रशासन चलाने के लिए लाया गया, इन तीनों पर ही हम चर्चा करेंगे और उसका क्या क्या प्रभाव रहा भारत पर, इस पर भी हम बात करेंगे अपने चैप्टर में। नेक्स्ट यूनिट देखिए भारत में सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास, भारत में रियासतों का एकीकरण, विलय तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। चूंकि 1950 तक की बात की जा रही है तो वल्लभ भाई पटेल की भूमिका पर भी हम अध्ययन करेंगे। देखिए अब सांप्रदायिकता का उदय, भारत में ब्रिटिश राज ने एक काम तो बहुत अच्छे से किया, बांटो और राज करो। ठीक है, बांटो और राज करो। देखिए किस तरीके से कुछ ऐसे संगठन भारत में देखने को मिले जैसे कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। ठीक है, इन संगठनों के कारण सांप्रदायिकता का उदय माना जा सकता है। हिंदू महासभा, ठीक है, इनके गठन के कारण सांप्रदायिकता का उदय भारत में देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पे देखिए मॉर्ले मिंटो सुधार जो हम 1909 में देखते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से अंग्रेजों ने जो नीतियां अपनाई हम तब देखेंगे तो बिल्कुल बांटो और राज करो वाली नीति थी। सर सैयद अहमद खान जैसे लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जो इकबाल आए, फिर उसके बाद से मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये सारे लोग जो आए उन्होंने किस तरह से अलग एक देश की डिमांड ही कर दी। तो वो यहाँ पर हम सांप्रदायिकता का उदय और विकास देखेंगे। फिर रियासतों का एकीकरण और विलय और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको विस्तार में हम जानेंगे। तो देखिए ज्ञानवीरों, आपका ये 8 यूनिट है, इसे हमें कंप्लीट करना है। और अगर आपको ये जो भी नोट्स मैं दूंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी ही आपके सामने मैं क्लास लेकर उपस्थित होती हूँ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।